नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम महिपाल सिंह राठौड़ है और मैं आपसे इस लेक्चर में इटली के एकीकरण के बारे में बात करने वाला हूं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक हुए और उन्होंने एक संगठित इटली देश का निर्माण किया। इस पूरी कहानी को, इस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे। क्या इसके पीछे कारण है, क्या प्रोसेस रहा और फाइनली इसका क्या नतीजा निकला। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज, जिनसे आप घर बैठकर कंफर्टेबली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप उन्हें अगले 2 दिन में ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट एसएससी और बैंक कोर्सेज पे, और जो हमारा यूपीएससी पेनड्राइव कोर्स है उस पर फ्लैट 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलेगा। याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 21 जुलाई तक वैलिड है, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए या फिर इन नंबर पे कॉल करिए। तो ये इटालियन यूनिफिकेशन आखिर क्या था? अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे? तो क्या ये केवल एक सामाजिक आंदोलन था या फिर क्या केवल एक ये राजनीतिक घटनाक्रम था? तो इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल दोनों तरह के मूवमेंट हुए, जिनसे कि अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स इटालियन पेनिनसुला पे जो मौजूद थे उन्होंने मिलकर बनाया किंगडम ऑफ इटली। और ये किंगडम, याद रखिएगा, यहाँ पे एक राजा है इसीलिए इसे किंगडम कह रहे हैं, ना कि रिपब्लिक ऑफ इटली। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता था, ठीक है, वो बहुत बाद में आया था। बाद में जाकर वहाँ पे एक रिपब्लिकन सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। पहले किंगडम था, राजा था। हाँ, डेमोक्रेसी शुरू कर दी गई थी यूनिफिकेशन के बाद, लेकिन धीरे धीरे, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसको मिलेगा? जो टैक्स पे करते हैं, जो अमीर आदमी है। बाद में सबको यूनिवर्सल राइट्स दिए गए वोट देने के। ओके, तो ये प्रोसेस यूनिफिकेशन का शुरू होता है 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना से, और खत्म होता है 1871 में, जब रोम को जीतकर कैपिटल बना दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को इटली की भाषा में कई बार रिसोर्जिमेंटो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिसर्जेंस या रिवाइवल। तो पुराने इटली की जो ग्लोरी है, पुराना रोमन साम्राज्य है, उसकी खोई हुई ग्लोरी को फिर से लाने की कोशिश की गई, इसीलिए उस तरह से तात्पर्य है इस वर्ड का, रिसोर्जिमेंटो। अब ये रोमन एम्पायर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रोमन एम्पायर की स्थापना वैसे तो फर्स्ट सेंचुरी सीई में हो गई थी। आई एम सॉरी, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर होता है फर्स्ट सेंचुरी एडी से। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये बहुत ताकतवर हो गया, इसने बहुत सारे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। रोम की आर्मीज़ बहुत फेमस थी। तो आप देख ही सकते हैं, ये जो पूरा रेड प्लस पर्पल कलर में जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा रोमन एम्पायर था। इतना बड़ा पूरा यूरोप, लगभग पूरा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का तट, और यहाँ पे टर्की और जो आज का सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ये वाले इलाके हैं। फिर क्या होता है, ये एम्पायर 2 हिस्सों में बट गया। तो एक हिस्सा कहलाया ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इसका कैपिटल था यहाँ पे इस्तांबुल, पहले इसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, और यहाँ पे कैपिटल क्या रहा, रोम, और बाद में रोम चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न, और ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ईस्ट। तो ये हैं 2 रोमन एम्पायर। फिर क्या हुआ कि 5th सेंचुरी आते आते ये रोमन, पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से उत्तर में कई सारे ट्राइब्स ने इन पर अटैक करना शुरू किया कंटिन्यूसली, और इन्होंने रोम को 476 एडी के आसपास रोम को इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो इनका कैपिटल तबाह हो गया और धीरे धीरे इसका एरिया कम होता गया। सारे एरियाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो पश्चिमी रोमन एम्पायर तो खत्म हो गया था, लेकिन ये वाला जो है पूर्वी रोमन एम्पायर, बाइजेंटियम, ये बहुत सालों तक चलता रहा। ये अपने आप को 1000 सालों तक इसने इसी तरह से बनाए रखा, और इसीलिए यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ साइंसेस का, लिटरेचर का। और फाइनली जब इस्लामिक कैलिफेट ने अपने कदम बढ़ाए, तब वहाँ पे ये इसका एरिया कम होता गया, और फाइनली ऑटोमन एम्पायर ने इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ऑटोमन तुर्क जो थे, उन्होंने इस बाइजेंटियम कैपिटल को, कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में जीत लिया, और इसी के साथ ये एम्पायर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये है रोमन एम्पायर का इतिहास। और इस पूरे एम्पायर का सेंटर क्या था, कोर एरिया क्या था? जी हाँ, यही इटली। तो ये है इटालियन पेनिनसुला। ये यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद कई सदियों तक ये पूरा इलाका छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया। अब उसके बाद कोई भी बहुत बड़ा किंगडम उभर कर नहीं आता है। कहाँ पे? इटली वाले एरिया में। ये इटालियन पेनिनसुला है जो आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इटली के यूनिफिकेशन के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है, इटली का जो पेनिनसुला है वो एक बहुत ही संगठित जोग्राफिक यूनिट है, बहुत ही कोहेसिव यूनिट है। कैसे? इसके 3 तरफ से समुद्र है, यहाँ पे टायरेनियन सी, यहाँ पे एड्रियाटिक सी, यहाँ मेडिटेरेनियन सी। उत्तर में है एल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो ये चारों तरफ से जोग्राफिक बैरियर्स हैं इसके। तो इस पे अटैक करना और इसे जीतना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, कोई भी आर्मी अगर आएगी तो उसे एल्प्स को क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो ये
जो जोग्राफिकल यूनिट बनाता है ये एक हो जाता है, और यहाँ पे रहने वाले लोग एक कल्चर को फॉलो करते थे और एक भाषा को भी फॉलो करते थे। तो भाषा में थोड़ा सा वेरिएंस है, हल्की सी बोली अलग होती है, लेकिन भाषा लगभग एक ही है। अब इस एक ही भाषा बोलने वाले और एक ही जोग्राफिकल यूनिट में रहने वाले लोगों को अलग अलग साम्राज्यों में बांट रखा था। कई सदियों से ये अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, इनकी सबकी अपनी सरकार थी, अपना कानून होता था। तो इसीलिए लोगों में ये भावना आनी शुरू हुई कि हमें एक हो जाना चाहिए। नेपोलियन के आक्रमण ने इस भावना को और ज़्यादा बल दिया। नेपोलियन ने 1796 के आसपास इस पे अटैक किया, उत्तरी इटली पे, और फिर उसे पूरा जीत लिया। फिर वियना कांग्रेस होती है नेपोलियन के हारने के बाद, हम देखेंगे क्या हुआ उसमें। 1848 के रेवोल्यूशंस ये हालांकि फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी इससे नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना, और इसे बढ़ावा देने वाले कौन थे? कुछ खास इंडिविजुअल्स, कुछ खास लोग और कुछ खास ग्रुप्स, जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि इटालियन यूनिफिकेशन के क्या क्या कारण हैं। तो जोग्राफिकल यूनिटी हमने देख ली, जोग्राफिक कोहेसिवनेस हमने देख ली। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये टायरेनियन सी है, ये है कॉर्सिका का आइलैंड, ये है सार्डिनिया, ठीक है, और ये है सिसिली। तो ये 3 बड़े बड़े आइलैंड है। जो कॉर्सिका है ये फ्रांस का हिस्सा है, ये इटली का पार्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डार्क कलर्ड है, लाइट कलर नहीं है। जो भी लाइट कलर्ड हिस्सा है वो पूरा इटली का पार्ट है। तो इन आइलैंड्स का नाम याद रखना, सार्डिनिया, सिसिली। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। अब इस लेक्चर में जो बार बार नाम आएंगे, तो आप रफली जोग्राफिक रीजन इनका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से एरिया में कौन सा राज्य है, कौन सा किंगडम है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पीडमोंट सार्डिनिया। तो पीडमोंट तो है ये वाला इलाका डार्क ग्रीन में, और सार्डिनिया है ये वाला आइलैंड। ये दोनों एक थे, एक ही राजा था इनके ऊपर, तो इसलिए इन्हें कई बार पीडमोंट सार्डिनिया भी कहा जाता है, या फिर कई बार सिर्फ सार्डिनिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, पीडमोंट नहीं इस्तेमाल होता। ओके, मैं इस लेक्चर में दोनों नाम इस्तेमाल करने वाला हूँ, पीडमोंट सार्डिनिया और सार्डिनिया, ठीक है। तो याद रखना, ये सार्डिनिया का किंगडम यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये दोनों एक हैं। बीच में है कॉर्सिका। कॉर्सिका किसके पास है? फ्रांस के पास। कॉर्सिका पे इटली का राज्य नहीं है। फिर है उसके बाद लोम्बार्डी। तो ये वाला इलाका है लोम्बार्डी का, ठीक है। सार्डिनिया का पड़ोसी लोम्बार्डी, फिर उसका पड़ोसी कौन है? वेनिस। तो वेनिस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस शहर है वेनिस। वहाँ पे गोंडोला चलते हैं, छोटे छोटे कैनाल्स हैं पूरे सिटी में, और राइजिंग सी लेवल से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वेनिस को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वेनिस में सी लेवल बढ़ता जा रहा है। चलिए, पार्मा है ये वाला जो टेरिटरी है पिंक कलर में, ये है पार्मा। उसके बाद नीचे है मोडेना, और फिर है टस्कनी। तो ये 3 सेंट्रल या नॉर्दर्न स्टेट्स कह सकते हैं आप, नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स हैं। इनका नाम जनरली साथ में ही आएगा, पार्मा, मोडेना और टस्कनी। ओके, फिर है पेपल स्टेट्स। पेपल स्टेट्स का क्या मतलब होता है? जो पोप के कब्जे में है, जिन पे पोप का राज है। तो ये जो लाइट येलो कलर जो आपको दिख रहा है, लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है, ये है पूरा पेपल स्टेट्स। तो काफ़ी इलाका था जो डायरेक्टली पोप के पास था। तो पोप सिर्फ धार्मिक ही नहीं, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी हुआ करता था एक समय में। और फिर है सिसिली। तो सिसिली भी 2 एरिया से मिलके बना है। पहला है ये वाला आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है सिसिली, ठीक है। और ये जो दक्षिणी इटली है, इसे कहते हैं नेपल्स का एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक शहर है नेपल्स। तो अब इन दोनों को यूनाइट करके एक राज्य बना दिया गया, जिसे कई बार कहते थे किंगडम ऑफ सिसिली, या फिर इसे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज भी कहा जाता था, क्योंकि 2 हो गए ना, एक सिसिली का आइलैंड और एक नेपल्स। तो कई लोग इसे नेपल सिसिली भी कहते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है, एक बार आराम से इस मैप को पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से एरिया कहाँ पे हैं, याद रखिए, क्योंकि बार बार इनका नाम आने वाला है। तो ये इटली का मैप है 1796 में, और ऐसा कई सदियों से चला आ रहा था, ठीक है। लगभग इसी तरह से कुछ डिविजन्स थे। फिर कुछ कुछ छोटे छोटे रिपब्लिक्स भी हैं जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे देखिए रिपब्लिक ऑफ जेनोवा, तो जेनोवा नाम का शहर है यहाँ पे। फिर एक जो है रिपब्लिक ऑफ लूचा नाम का यहाँ पे छोटा सा राज्य है। ये सब हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि छोटे छोटे किंगडम्स भी बहुत हैं, ठीक है। सिटी स्टेट्स भी हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये इटली को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर रखा था इस तरह से। फिर आता है नेपोलियन। तो नेपोलियन ने 1796 में उत्तरी इटली पे अटैक किया, और नेपोलियन के अटैक से क्या होता है, ये जो सारे इटली के लोग हैं ना, जो अलग अलग राज्यों में हैं, इन सभी में एकता की भावना आई। इन्होंने कहा कि ये बाहर का आदमी हमें अटैक करके जीत पा रहा है क्योंकि हम विभाजित हैं, हम एक नहीं हैं। और हालांकि इनकी हार हो गई, नेपोलियन की जीत हुई थी। नेपोलियन ने क्या किया, इन सारे छोटे छोटे राज्यों को कुछ बड़े राज्यों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि ये पूरा मैनेजेबल हो जाए। 3 या 4 में अगर आप डिवाइड कर देते हैं 15-20 राज्यों को, तो उन्हें उन पर शासन चलाना थोड़ा सा आसान है।
अब इस घटना से क्या हुआ कि ये जो 3 या 4 बड़े बड़े एरियाज बने ना, इनके बीच में ट्रेड और कॉमर्स बहुत बढ़ गया, क्योंकि पहले तो ये क्या आपस में लड़ाई भी लड़ते रहते थे, लेकिन अब सब नेपोलियन के कंट्रोल में है, सभी नेपोलियन को राजा मानते हैं। तो सभी ने आपस में ट्रेड कॉमर्स बढ़ाया, इससे इटली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी शुरू हुआ। तो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान और साथ ही में कल्चरल एक्सचेंजेस भी शुरू हुए। ये मैप है इटली का 1796 का, जो हम देख ही चुके हैं। ये नेपोलियन के हमले से जस्ट पहले है, और नेपोलियन ने जब इटली को जीत लिया और जब वो राज कर रहा था यहाँ पे, तो उसने इस तरह से नेपोलियन ने इटली को डिवाइड कर दिया। तो ये वाला हिस्सा तो देखिए पूरा फ्रांस ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया, और जो ये पेपल स्टेट्स है ना, जो पोप के एरिया, पोप के कंट्रोल में जो एरिया है, वो भी एक तरह से फ्रांस के अंडर में ही है, क्योंकि पोप को पूरा सपोर्ट कौन देता है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस रोमन कैथलिक पॉपुलेशन है फ्रांस में बहुत ज़्यादा, और इसीलिए पोप को वो अपना पूरा सपोर्ट देते हैं। ऑलराइट, फिर है किंगडम ऑफ इटली। यहाँ उत्तर में एक किंगडम बना दिया इन्होंने, वेनिस, लोम्बार्डी, इन सबको मिलाकर, और यहाँ दक्षिण में एक किंगडम है नेपल्स का। ठीक है, तो नेपल्स और सिसिली, इन दोनों को मिला के बाद में किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज कहा गया। तो आप देख सकते हैं रफली 3 में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये किंगडम ऑफ सार्डिनिया यहाँ पे चौथा, रफली 4 बड़े बड़े एरियाज में नेपोलियन ने इसे डिवाइड कर दिया। तो इससे पार्शियल यूनिफिकेशन तो हो गया, कुछ यूनिफिकेशन तो हुआ, लेकिन ये ज़्यादा समय चला नहीं, क्योंकि 1814 में क्या होता है, नेपोलियन की हार हो गई। यूरोप के सारे देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, और नेपोलियन को हराने के बाद उसकी जो टेरिटरीज हैं, उसके साम्राज्य को कैसे अब बांटा जाए आपस में, ये तय करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई गई। कुछ नहीं था, वियना में एक मीटिंग थी। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ पे ये मीटिंग बुलाई। बुलाने वाले बड़े बड़े पावर्स कौन से थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था? तो उनमें थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया। इन्होंने मिलकर पूरे यूरोप का नक्शा तय किया, और इनका लक्ष्य क्या था? बैलेंस ऑफ पावर। कोई भी ये नहीं चाहता था कि दूसरा जो ग्रेट पावर है वो ज़्यादा ताकतवर बने। मतलब देखिए, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, लेकिन ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा कि इस हार का सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो? ब्रिटेन को। ब्रिटेन भी नहीं चाहेगा कि सारी टेरिटरी ऑस्ट्रिया कैप्चर कर ले। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है, सब बैलेंस बना के चलेंगे, ताकि हम में से भी कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि कल को हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लग गए। ओके, लेकिन इस बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में नुकसान किसका हुआ? नेशनैलिटीज़ का, ऐसे लोगों का जो अपने आप को अलग देश मानते थे, और उनमें सबसे मुख्य थे इटालियंस। इटालियंस की ये मंशा थी, उनका ये विचार था कि 1815 में जब कांग्रेस हो रही है तो हमें एक अपना अलग देश दे दिया जाए। उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, उन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को, वहाँ के जो लीडर्स थे उन्हें ये भी कहा कि हमें अपना अलग देश बना के दे दीजिए, लेकिन ये मांग नहीं सुनी गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पावर। कोई नहीं चाहता था कि इटली एक पावरफुल देश बने। अगर एक कंबाइंड देश बन जाता है इटली, तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से कई नेशनल ग्रुप्स की जो मांग है वो खारिज कर दी गई, और उन्हें अलग अलग देशों के अधीन कर दिया गया, फॉरेन एम्पायर्स के अधीन। इटली के साथ क्या हुआ? इटली को फिर से तोड़ दिया गया अलग अलग राज्यों में, और रफली 3 बड़े बड़े हिस्से थे। ठीक है, बहुत सारे किंगडम बना दिए, लेकिन रफली 3 हिस्से थे। पहला कौन सा हिस्सा है? पहला है उत्तरी इटली का हिस्सा, जो ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया, वो ऑस्ट्रिया के अंदर में रूल कर रहे हैं, और जो वहाँ के राजा हैं ना, वो सभी ऑस्ट्रिया के सामने सर झुकाते हैं। वो क्लाइंट स्टेट हैं। क्लाइंट स्टेट का मतलब क्या है कि आपको ऑटोनॉमी तो मिली हुई है, आप राज तो अपने लोगों पे कर रहे हो, लेकिन आप पॉलिसी किसकी मानोगे? ऑस्ट्रिया की। फिर कुछ ऐसे एरियाज थे जो हैब्सबर्ग्स की डायनेस्टी, यही वाले क्लाइंट स्टेट्स जो इन्हें दे दिए गए सेंट्रल इटली में। और फिर एक फ्रेंच डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, कहाँ पे? सिसिली में। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे हालात में इटालियन नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। इटली के लोगों को लगा कि अब हमें हमारी राष्ट्रवाद की भावना हम बढ़ाएंगे, तभी हम एक हो पाएंगे। तो इस राष्ट्रवाद की भावना कांग्रेस ऑफ वियना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि दूसरे हमें कोई एक नहीं होने देने वाले, हमें ये काम खुद करना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस ऑफ वियना के बाद यूरोप का नक्शा तय किया गया था। हमारा यहाँ पे काम इस वक्त क्या देखना है? मेनली इटली को देखना। ठीक है, तो वैसे देखिए, जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी भी कुछ कुछ यहीं से शुरू होती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर गौरव गर्ग ने जर्मन यूनिफिकेशन पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे भी आप देखिए। दोनों इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन आपको साथ में पढ़ लेने चाहिए, बेहतर रहेगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। इटली में देखिए, तो देखिए अब इटली में कुछ एरिया तो यहाँ पे दे दिया गया ऑस्ट्रिया को। ठीक है, वेनिस और लोम्बार्डी का। फिर ये कौन सा किंगडम है? पीडमोंट, सार्डिनिया, इसे फिर से अलग कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए बीच में छोटे छोटे ये राज्य बना दिए, पार्मा, मोडेना, टस्कनी। ये सभी भी ऑस्ट्रिया के क्लाइंट स्टेट थे, मतलब इनके जो राजा हैं वो ऑस्ट्रिया की तानाशाही मानते हैं, ऑस्ट्रिया की हुकूमत मानते हैं।
फिर कुछ एरिया वापस पोप को दे दिया, पेपल स्टेट्स, और यहाँ पे दक्षिण में कौन है, किंगडम ऑफ सिसिली। यहाँ पे किसका रूल है, बर्बन डायनेस्टी का। ये बर्बन डायनेस्टी वही है जो फ्रांस पे भी राज करती थी, लेकिन एक्चुअली में ये वाली बर्बन डायनेस्टी है ना, ये स्पेन की एक ब्रांच है। स्पेन ने यहाँ पे हमला करके इसे जीत लिया था 18वीं सदी में, इसीलिए यहाँ पे ये बर्बन डायनेस्टी का राज हो गया था। अब ये है तो फ्रांस के रिश्तेदार, लेकिन ब्रांच किसकी थी, स्पेन की। इसमें ज़्यादा मत पढ़ना, आप तो बस ये याद रखो कि बर्बन डायनेस्टी यहाँ पे राज कर रही थी, कहाँ पे, सिसिली पे। अब हम आएंगे हमारे इटली के यूनिफिकेशन पे। तो इसके 3 फेज हैं। राइट साइड में आपको एक जिफ दिखेगा जो धीरे धीरे चेंजेस बताता जा रहा है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे समझिए, ये सारे चेंजेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला फेज है जिसमें ये लोम्बार्डी का इलाका मिला लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया से लड़ाई करके। फिर उसके बाद दूसरा फेज होता है जिसमें ये वाला एरिया, पार्मा, मोडेना, नेपल्स, ये पूरा मिला लिया गया, ओके, ये है सेकेंड फेज। फिर उसके बाद देखिए सिसिली में है ना, यहाँ पे आर्मी भेजी गई और यहाँ पे एक कैंपेन था गैरीबाल्डी का, गैरीबाल्डी ने ये सब जीत लिया, तो ये इस तरह से सिसिली भी इनके पास आ जाता है और सिसिली को भी यूनाइट कर दिया गया सेकेंड फेज में, ठीक है, 1860 में, नेपल्स और सिसिली। तो अब ये उत्तर और दक्षिण तो एक हो चुके हैं, अब बीच में क्या बचे हैं, पेपल स्टेट्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेपल स्टेट्स पे भी कब्जा किया। कुछ पेपल स्टेट्स तो आर्मी ने अब हमला करके जैसे ये वाले जीत लिए, और फाइनल जो थर्ड फेज होता है, थर्ड फेज में ये वाला एरिया कौन सा, रोम और वेनिस, ये जो अभी भी येलो है, इसे जीता गया, ठीक है। तो ये लास्ट फेज है, फाइनल फेज। अब आप देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वेनिस का भी कलर चेंज होने वाला है, ये देखिए वेनिस चेंज हो गया। और लास्ट 1871 में कौन चेंज होगा, रोम। तो 1871 में जाकर पूरा इटली एक हो गया। आपको ये फेज याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया इटालियन यूनिफिकेशन पे तो वो इसी तरह से आएगा कि प्रोसेस बताइए कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो ये फेज़ आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बार बार मैप दिखा के मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। आप आराम से इस मैप को एक बार और देख लीजिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको ताकि ये जिफ पूरा हो जाए। हम इन घटनाओं को फिर से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में 19वीं सदी में एक लहर की तरह दौड़ पड़ा था। हर देश में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ चढ़कर बोल रही थी। फ्रांस की क्रांति, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों में राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। राष्ट्रवाद की सबसे आसान डेफिनेशन में अगर आपसे पूछूं तो वो क्या होगी, सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होगी कि आप जिन लोगों को एक अपने जैसा मानते हैं, एक मानते हैं कि ये तो मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, इन लोगों के साथ आप एक होना चाहें, जुड़ना चाहें, एक राष्ट्र बनाना चाहें, तो वो राष्ट्रवाद की भावना है। और ये भावना किस बेसिस पे हो सकती है, क्या चीज़ें वो, क्या वो कॉमन फैक्टर्स हैं जो लोगों को एक साथ आने पे प्रेरित करते हैं। सबसे पहला है कल्चर। अगर आपकी संस्कृति एक जैसी है तो आप चाहेंगे कि हम एक रहें। फिर है कॉमन इतिहास। तो देखिए भारत में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत में कई तरह के अलग अलग सांस्कृतिक आपको लोग मिलेंगे, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन भारत हिस्टोरिकली एक रहा है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है भारत के अंदर। तो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, जैसे कई जगहों पे रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राष्ट्रवाद के लिए, कई जगह भाषा एक हो जाती है ना। फिर कई जगह टेरिटरी। तो इटली में ये सब कारण थे। टेरिटरी भी है क्योंकि इटली एक कोहेसिव यूनिट है, भाषा सबकी एक है, इटालियन, रिलीजन लगभग रोमन कैथलिक, इतिहास रोमन एम्पायर, और कल्चर एक जैसा कल्चर रहा है। अब हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाया, और उन ग्रुप्स की भी बात करेंगे। तो 19वीं सदी की शुरुआत में यानी अर्ली 1800s, यहाँ पे इटली के जो आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, विचारक हैं, इन लोगों ने इटली के सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करना शुरू किया। इन्होंने लिखकर लोगों को बताया कि देखिए हम वो हैं जिन्होंने रेनेसांस शुरू किया था, हमने ही यूरोप में एक कल्चरल क्रांति लेकर आए थे, हम ऐसे हम लोग हैं, हमारा कल्चर इतना महान है, हमारी संस्कृति इतनी महान है, हमारा इतिहास रोमन एम्पायर का इतिहास है, हमने भाषा दी है, लैटिन भाषा हमारी देन है। ये सभी जो बातें हैं ये लोग लिखने लगे, ये विचारक, राइटर्स, ये सब लोगों को लिख लिख के बताने लगे। तो इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हुई। फिर कई सोसाइटीज़ बनाई गई जो कि सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, गुप्त रूप से बनाई गई, और इन सोसाइटीज़ का लक्ष्य था कि पॉलिटिकल चेंज लाया जाए। और ये चाहते थे कि जो ऑस्ट्रिया की सरकार है, और खास करके जो क्लाइंट स्टेट्स हैं, वो वाले उत्तरी इटली के राज्य जहाँ पे ऑस्ट्रिया के पपेट्स बैठे हैं, उनकी कठपुतली सरकारें बनी हुई हैं, वहाँ से उन सभी को भगा दिया जाए, ऑस्ट्रिया को हटा दिया जाए इटली से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आपको बस ये नाम याद रखना है, इसका नाम है कार्बोनेरिया। तो कार्बोनेरिया का मतलब होता है चारकोल बर्नर्स।
ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो 1800 से 1831 तक चला और इसने शुरुआत करी थी इस नेशनलिज्म की भावना की। इनका लेकिन मेन लक्ष्य क्या था? इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि विदेशी रूल को हटाना है, ऑस्ट्रिया के रूल को हटाना है और दक्षिण में जो बर्बन डायनेस्टी है यानी जो स्पेन से आई हुई है उसे भी हटाना है। उसका लक्ष्य ये नहीं था कि इटली को यूनिफाई करें, ठीक है, इनका ये लक्ष्य नहीं था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं, इनका मेन था कि इटली पे इटली के लोगों का राज हो। तो ये है कार्बोनेरिया ग्रुप। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी जो आगे जाकर आई वो है यंग इटली। तो यंग इटली एक और ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी सीक्रेट में इसका गठन किया। इसका गठन करने वाला कौन था? एक पेशे से एक वकील और राइटर जिसका नाम था ज्यूसेप मैजीनी। अगर मैं नाम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, मुझे इटालियन बिल्कुल नहीं आती। तो ज्यूसेप मैजीनी 1831 में यंग इटली की इन्होंने स्थापना करी और ये अपनी लेखनी से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे। इन्होंने इटली के अलग अलग राज्यों के लोगों को प्रेरित किया कि आप एक हो जाओ, आप विदेशी रूल को हटाने की कोशिश करो, आप ये कोशिश करो कि इटली एक हो जाए। तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि हाँ, हमें यूनिफाई होना चाहिए, हमें एक हो जाना चाहिए। मैजीनी को इनकी इन हरकतों के कारण जो वहाँ के लोकल राजा थे उन्होंने इटली से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा या तो जेल जाओ या फिर देश छोड़ दो। तो इन्होंने देश छोड़ दिया, फ्रांस में रहे कई साल। लेकिन फ्रांस में रहते हुए भी इन्होंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं दंगा फसाद भड़का दूं या फिर राजा के खिलाफ एक अपराइजिंग करवा दूं। तो अपराइजिंग या इस तरह की बगावत करने की इन्होंने कई बार कोशिश करी। तो 1831 से लेकर 1840 के दशक तक लगभग 12-15 साल तक ये करते रहे। फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड में रहकर इस तरह की गतिविधियां चलाते रहे। इन्होंने पैम्फलेट भेजे इटली में, लिख लिख के ये अपनी राइटिंग्स भेजते थे कि नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए, ऑस्ट्रिया का रूल हटाओ। तो इस तरह से इटली में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। लेकिन इनकी ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रही। एक बार ये थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गए थे 1848 में, जब एक पूरे यूरोप में क्रांति हुई थी। पूरे यूरोप के अलग अलग शहरों में कई जगह अपराइजिंग्स हुई और इन सभी अपराइजिंग्स को क्रश कर दिया गया था। इटली में भी ऐसा ही हुआ। राजा ने 1848 की अपराइजिंग को पूरी तरह क्रश कर दिया। लेकिन इन्होंने कुछ समय के लिए रोम पे कब्जा कर लिया था, जो कैपिटल है ना, वहाँ से पोप का राज हटा के इन्होंने अपना राज एस्टैब्लिश कर दिया कुछ महीनों के लिए। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? रिपब्लिकन। ये चाहते थे कि इटली में ये राजा महाराजा सब बंद हो जाएं, इटली एक होकर एक रिपब्लिक बने। वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा जो कि चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा, डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। ये राजाओं के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। इनका जो ये संगठन है यंग इटली, एक समय पे इसमें 60,000 मेंबर थे, काफ़ी अच्छी संख्या है। तो इन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया। तो मैजीनी को कहा जाता है कि इटालियन यूनिफिकेशन की जो जड़ें हैं वो इन्होंने रखी, या इटालियन यूनिफिकेशन को जो सबसे पहले बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है वो है ये जेस्यूट मैजीनी। 1848 में क्या हुआ? मैंने आपको बताया, रेवोल्यूशन हुए यूरोप के कई शहरों में। देखिए जहाँ पे ये स्टार मार्क्ड है ना, इन सभी शहरों में रेवोल्यूशन हुए। पेरिस में, यहाँ पे इटली के तो कई शहरों में हुआ, ऑस्ट्रिया के भी कई शहरों में। और जहाँ पे भी ये 1848 की क्रांति हुई ना, यहाँ पे इन्हें दबा दिया गया। जहाँ जहाँ पे जो राजा है, जैसे देखिए ऑस्ट्रिया ने अपने अपने शहरों में इसे दबा दिया, प्रशिया यहाँ के राजा, फ्रांस में भी जो सरकार थी, इन सभी ने इस 1838 के रेवोल्यूशन को हटा दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। और ये इतना बुरी तरह से क्रश किया गया था कि फिर से मैजीनी को इटली छोड़ के भागना पड़ा। पहले भी ये फ्रांस में रह रहे थे, फिर से ये देश छोड़ के भाग गए। तो इटली में भी ऑस्ट्रिया के रूल के खिलाफ, देखिए आप यहाँ पे ये जो ये वाले एरिया हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का काफ़ी दबदबा था। तो यहाँ पे ये प्रदर्शन हुए। पीडमोंट ने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो ये जो पीडमोंट का राज्य था, इसने 1 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये भी ऑस्ट्रिया से हार गया। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत ताकतवर है, इसकी सेनाएं बहुत पावरफुल थीं। तो इसलिए यहाँ से आसानी से इन्होंने हरा दिया पीडमोंट को। मैजीनी ने रोम पे कब्जा कर लिया था, कुछ और लोग भी थे उनके साथ में। लेकिन 1849 में फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजकर पोप की मदद करी, जिससे रोम फिर से पोप के कब्जे में चला गया। फ्रांस ने अपनी सेना क्यों भेजी? याद कीजिए, पोप का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? फ्रांस, ठीक है। रोमन कैथलिक फ्रांस पोप का सबसे बड़ा सपोर्टर है, उन्होंने हमेशा उनकी सैन्य सहायता करी है। इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण हस्ती है काउंट कैवूर। तो इनका असली नाम था कैमिलो बेंसो। 1852 में इन्हें पीडमोंट सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो पीडमोंट सार्डिनिया का किंगडम है ना उत्तरी इटली में, वहाँ का इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। राजा कौन था? विक्टर इमानुएल II। तो ये था राजा, ये था प्राइम मिनिस्टर। तो काउंट ऑफ कैवूर, तो देखिए इनकी उपाधि थी, क्योंकि ये कैवूर नाम की जगह के काउंट थे। काउंट कहते हैं जैसे बैरन, काउंट, ये सभी टाइटल्स होते हैं। तो अब इन्हें कैमिलो बेंसो के नाम से तो कोई याद नहीं रखता, इतिहास इन्हें केवल कैवूर के नाम से जानता है। तो काउंट कैवूर एक बहुत ही आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही राष्ट्रवादी सोच थी। इनका भी ये मकसद था कि इटली एक हो जाए। लेकिन
इनका क्या मानना था कि इटली एक हो पीडमोंट के अधीन, यानी पूरा इटली पीडमोंट सार्डिनिया का जो राजा है ना उसके आगे सर झुकाए, और इसके लिए इन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। इनका एक अखबार था जिसका नाम था इल रिसॉर्जिमेंटो। जी हाँ, ये वही रिसॉर्जिमेंटो है, रिसर्जेंस। यही अखबार बहुत फेमस हुआ और उसी के कारण पूरे इटालियन यूनिफिकेशन को भी रिसॉर्जिमेंटो कहते हैं। तो इन्होंने इस अखबार के थ्रू राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के बीच में फैलाई। अलग अलग जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी राज्य थे, उनको कहा कि इटली को एक होना चाहिए। ये अखबार सभी जगह जाता था, तो इससे राष्ट्रवाद बढ़ता गया। इन्होंने अपने किंगडम में पीडमोंट सार्डिनिया में लोगों को सिविल राइट्स दे दिए। तो देखिए, ये बहुत ही लिबरल भी थे इस मामले में। उन्होंने कहा था कि अगर हमें एक राष्ट्र बनाना है तो राजा को तानाशाह नहीं होना होगा, सिविल राइट्स देनी पड़ेंगी। प्रेस को फ्रीडम दे दी कि आप आराम से छापिए जो आपको छापना है, ठीक है, खुद ही अखबार निकालते थे। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो सकती तब तक देश एक होकर करेगा क्या। और इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही अच्छे राजनयिक थे, इनकी डिप्लोमेसी की स्किल बहुत बढ़िया मानी जाती है। कैसे, हम देखेंगे अभी। अच्छा, कैवूर की पॉलिसीज़ क्या हैं ब्रीफ में देखिए। कैवूर ने ये कहा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर इटली फिर से महान बनना चाहता है तो मेक इटली ग्रेट अगेन, लेकिन उसके लिए इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैवूर ने कहा कि सार्डिनिया की इकोनॉमी को मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा और उदाहरण पेश करूंगा सारे राज्यों के लिए। तो सार्डिनिया कौन सा है? वही पीडमोंट सार्डिनिया। तो इन्होंने सार्डिनिया की इकोनॉमी पे बहुत काम किया और 8-10 सालों के अंदर अंदर ही बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी इसकी डेवलप हो गई। फिर इन्होंने कहा कि इटली एक मोनार्की होना चाहिए। अब देखिए, ये मैजीनी के आदर्शों से अलग है। मैजीनी ने क्या कहा था? रिपब्लिक चाहिए। इन्होंने क्या कहा? मोनार्की, यानी राजा होगा। अगर इटली कल को एक भी हो जाता है तो वहाँ पे राजा रहेगा, पूरी तरह से डेमोक्रेसी होगी, लेकिन रिपब्लिक नहीं होगा। फिर इन्होंने ये जो यूनिफिकेशन की भावना है ये पड़ोसी राज्यों में फैलाने की पूरी कोशिश करी, अखबार वगैरह छाप के और अपनी डिप्लोमेसी से भी। कैवूर की डिप्लोमेसी स्किल्स हमें देखने को मिलती हैं क्रीमियन वॉर में। क्रीमिया की लड़ाई 1853 में शुरू होकर 56 में खत्म होती है। इसमें कौन कौन लड़ाई कर रहे थे? एक और तो था रशिया, दूसरी तरफ था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन का साथ कौन दे रहे थे? फ्रांस और ब्रिटेन। ये है क्रीमिया। ऑटोमन और रशिया के बीच में कई बार क्रीमिया को लेकर तनाव रहा था, लेकिन ये वाली लड़ाई क्रीमिया के कारण शुरू नहीं हुई थी। इस लड़ाई का मेन कारण ये था कि ऑटोमन एम्पायर हो रहा था कमज़ोर, और ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो रहा था। रशिया सोच रहा था कि हम ऑटोमन एम्पायर पे जितना हो सके अपना कब्जा कर लें, जितना ये कमज़ोर होगा उतना रशिया पावरफुल होना चाहिए। अब ये जो फ्रांस और ब्रिटेन है ना, ये नहीं चाहते थे कि रशिया ताकतवर हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रशिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए। तो इन्होंने इस कमज़ोर ऑटोमन एम्पायर की मदद करी और रशिया से लड़ाई लड़ी। यहाँ पे क्रीमिया में ये लड़ाई होती है, क्रीमियन पेनिनसुला में। 2014 में इस क्रीमिया को लेकर फिर से तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, जब यूक्रेन से रशिया ने क्रीमिया को छीन लिया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरा वीडियो देखिए, यूक्रेन क्राइसिस पे मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्रीमिया की लड़ाई में ऑटोमन, ब्रिटेन और फ्रांस की जीत होती है, रशिया की होती है हार। क्रीमिया की इस लड़ाई में फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करने के लिए पीडमोंट सार्डिनिया ने अपनी आर्मी भेजी। कैवूर ने ये एक बहुत ही अच्छा मौका देखा। उसने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन को मदद की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं अपनी आर्मीज़ भेजूं, इटली अपनी आर्मीज़ भेजे। अब देखिए, यहाँ पे इटली का कोई लेना देना नहीं है। पीडमोंट सार्डिनिया ब्रिटेन और फ्रांस के मुकाबले तो बहुत छोटा एक राज्य है, लेकिन फिर भी इन्होंने विक्टर इमैनुअल को कन्विंस किया कि नहीं, हमें हमारी आर्मी यहाँ भेजनी चाहिए। इटली के सैनिक फ्रांस की मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे, और इस लड़ाई में जब इनकी जीत हुई तो फ्रांस और ब्रिटेन काफ़ी खुश हुए कि हाँ भाई, इटली ने हमारा साथ दिया। तो इन्होंने पीडमोंट सार्डिनिया को भी इनवाइट किया कि पेरिस में हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे सब ट्रीटी वगैरह साइन करेंगे हम, और ये डिसाइड करेंगे किसे क्या मिलेगा, तो आप भी वहाँ पर आओ। और इस कॉन्फ्रेंस में कौन गया हिस्सा लेने? काउंट कैवूर। तो काउंट कैवूर इस कॉन्फ्रेंस में पीडमोंट सार्डिनिया की तरफ से गया, और काउंट कैवूर ने वहाँ पर एक बहुत अच्छी स्पीच दी, और उन्होंने स्पीच देके ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के लोगों का जो दमन किया जा रहा था उसे हाईलाइट किया, उसके बारे में बताया। और इस भाषण से जो वहाँ के प्रतिनिधि थे ब्रिटेन और फ्रांस के, वो बहुत इंप्रेस हुए, और ब्रिटिश और फ्रेंच सिंपैथी इन्हें मिल गई। यानी अब ब्रिटेन और फ्रांस इनकी तरफ थे, ये मानने लगे थे कि हाँ, इटली के साथ गलत हो रहा है, इटली के लोग एक होना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया उन पे दबदबा अपना कायम करके रख रखा है उसने। और नेपोलियन तृतीय ने एक कदम और आगे बढ़कर कैवूर को ये वचन दे दिया कि कल को अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, अगर ऑस्ट्रिया आप पे हमला कर देता है, तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये नेपोलियन थर्ड कौन है? ये फ्रांस का राजा था। ये नेपोलियन बोनापार्ट है ना, उसी का भतीजा है, और ये है नेपोलियन थर्ड। पहले ये प्रेसिडेंट बना था, बाद में इसने
प्रेसिडेंसी जो है अपनी प्रेसिडेंसी समाप्त करके और परमानेंट राजा अपने आप को घोषित कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तो ये भी फ्रांस में जैसे नेपोलियन ने शुरुआत करी थी फर्स्ट काउंसिल से, बाद में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, वैसे ही इसने भी किया था। तो ये नेपोलियन द थर्ड ये फ्रांस का राजा था, ठीक है। तो इसने प्रॉमिस किया कैवूर को कि हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ आपका साथ देंगे, जबकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अच्छे संबंध थे। तो अब कुछ ही सालों बाद जब लड़ाई हुई ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में, पीडमोंट सार्डिनिया के बीच में, तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया, उन्होंने किसका साथ दिया? सार्डिनिया का। बदले में फ्रांस को क्या मिला? तो कैवूर ने फ्रांस को कहा कि आपको हम नीस और सेवॉय दे देते हैं। सेवॉय और नीस क्या है? ये एक एरिया है जो देखिए फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। तो फ्रांस कई बार इन पे अपना हक जताता रहा है कि ये तो फ्रेंच इलाके हैं, बॉर्डर का एरिया है, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये उत्तर में था सेवॉय यहाँ पे, और यहाँ पे है नीस। ये नीस एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है फ्रांस का, ठीक है। तो ये नीस और फ्रांस जो है, नीस और सवॉय जो हैं, ये इन्हें दे दिए गए फ्रांस को। तो आप देखिए इन्होंने अपनी टेरिटरी दे दी, खुशी खुशी इन्होंने अपने सैनिक दिए, खुशी खुशी इन्होंने अपनी टेरिटरी दी। क्यों? क्योंकि कैवूर को पता था कि ऑस्ट्रिया से तो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और ऑस्ट्रिया से लड़ाई हम जीत नहीं सकते, हमें फ्रांस की मदद की ज़रूरत है। फ्रांस की बहुत ताकतवर आर्मी है, बिना फ्रांस की मदद के हम कभी भी ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाएंगे। तो इसी के लिए उन्हें अपनी कुछ टेरिटरी भी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो ये देखिए ये बहुत कठोर डिसीजन है। आप घर जाके अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे कि आप टेरिटरी देकर आ गए हैं खुशी खुशी तोहफे में? क्या आप सोच सकते हो आज अगर कोई भारत का राजनयिक इस तरह की बात करे कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारी टेरिटरी ले लीजिए, वो घर पे आके क्या मुंह दिखाएगा जनता को अपना? तो ये बहुत ही टफ डिसीजन था, लेकिन कैवूर ने ये डिसीजन लिया। इस डिसीजन के कारण नेपोलियन द थर्ड ने ऑस्ट्रिया का आगे साथ नहीं दिया। और एक और बात, नेपोलियन द थर्ड की शादी करवा दी गई पीडमोंट सार्डिनिया की एक राजकुमारी से, तो इससे एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी बन गई। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस सील हो गई और साथ साथ में सपोर्ट भी मिल गया। अब हम आएंगे इटली के एकीकरण के पहले फेज पर। यह 1858 और 59 में होता है। कैवूर अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है कि मैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता हूं, मुझे फ्रांस का सपोर्ट मिल गया है। तो कैवूर ने लोम्बार्डी और वेनिस के लोगों को भड़काना शुरू किया। लोम्बार्डी और वेनिस किसके अधीन है? ऑस्ट्रिया के। इन दोनों को भड़काना शुरू किया कि ये क्या तुम विदेशियों के रूल में रह रहे हो, आज़ाद हो, हमारे साथ जुड़ जाओ। ऑस्ट्रिया ने कैवूर को चेतावनी दी कि देखो इस तरह के भड़काऊ भाषण, ये अखबारबाजी, बयानबाजी, ये सब बंद कर दो, और लोम्बार्डी वेनिस को उसके अफेयर्स में इंटरफेयर मत करो। कैवूर ने ये बात नहीं मानी, तो ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पे युद्ध की घोषणा कर दी। सार्डिनिया यानी पीडमोंट सार्डिनिया। तो अब पीडमोंट सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया युद्ध करेंगे, और यहाँ पे फ्रांस ने किसकी मदद करी? सार्डिनिया की। और फ्रांस की मदद से ही सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लोम्बार्डी को इन्होंने आज़ाद करा दिया। तो 1759 में लोम्बार्डी आज़ाद हो जाता है, और लोम्बार्डी जुड़ गया किससे? पीडमोंट सार्डिनिया से। तो अब ये पहला फेज शुरू हो गया। लेकिन वेनिस को ये लोग आज़ाद नहीं करा पाए। हुआ ये कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से पहले ही अब एक समझौता कर लिया। देखिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस की भी दोस्ती थी पुरानी, तो उन्होंने भी अपने जो हैं जुगाड़ लगाए, राजनयिक जुगाड़ लगाकर उन्होंने कहा कि क्यों तुम साथ दे रहे हो इटालियंस का, तो ये लड़ाई रोक दो। तो वेनिस आज़ाद होता, इससे पहले ही फ्रांस की आर्मी ने ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया और वो वापस चले गए, ठीक है। तो वेनिस आज़ाद नहीं हो पाया। ये मैप देखिए, तो अब ये था पीडमोंट सार्डिनिया ग्रीन कलर में, ये है लोम्बार्डी। तो लोम्बार्डी तो इनके पास आ गया, ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ठीक है। ये नहीं आ पाया, ये क्या है? वेनिस। और ये जो बीच वाले स्टेट्स हैं ना, ये कौन कौन से हैं? ये हैं पार्मा, मोडेना और टस्कनी। तो ये तीनों भी एक तरह से ऑस्ट्रिया के कब्जे में ही थे। ये वो क्लाइंट स्टेट हैं, यहाँ पे पपेट रूलर्स हैं ऑस्ट्रिया के। तो अब अगली बारी इनकी है। तो फेज़ 2 तुरंत 1860 में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लोम्बार्डी आज़ाद हुआ था, तो पार्मा, मोडेना और टस्कनी के लोगों ने भी ये बात उठानी शुरू करी कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें नहीं रहना ऑस्ट्रिया के रूल के अधीन, हमें तो इटली के लोगों के साथ रहना है। और इस भावना को और ज़्यादा कैवूर जैसे लोगों ने भड़काया, तो ये लोग तो पूरा सपोर्ट कर रहे थे इन बागियों का, और इस तरह से ये बगावत शुरू होती है। और ऑस्ट्रिया ने इसके खिलाफ आर्मीज़ भेजने की कोशिश करी, ऑस्ट्रिया ने इसे दबाने की कोशिश करी। तो ऑस्ट्रिया ने ब्रिटेन से मदद मांगी, ब्रिटेन ने मना कर दिया। ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, ऑस्ट्रिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए वहाँ पे इटली में, क्योंकि वो इटालियन लोग हैं, उन्हें एक होने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटेन को अब पूरी तरह से सहानुभूति थी पीडमोंट सार्डिनिया के साथ। कारण कैवूर ने वो जो भाषण दिया था क्रीमियन वॉर के खत्म होने के बाद, उसके बाद से ब्रिटेन इटली की तरफ थोड़ा सा फेवरेबल हो गया था, थोड़ी सहानुभूति रखने लग गया था। दूसरी ओर फ्रांस ने भी मना कर दिया। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस से मदद मांगी कि भाई साहब थोड़ी आर्मी भेज दीजिए। फ्रांस ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, आर्मी हम नहीं भेजने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों किंगडम थे ना, ये तीनों आज़ाद हो गए, बगावत हो गई इनमें।
और इस बगावत के बाद में कैवूर ने ये आइडिया दिया कि चलो क्यों ना लोगों से ही पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे एक प्लेबिसाइट हुई, एक वोट हुआ कि आपको किसके साथ रहना है। आपको ये जो अपने पुराने राजा हैं जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया की बात मानते हैं, उनके अधीन रहना है या फिर पीडमोंट सार्डिनिया को ज्वाइन करना है। तो इस प्लेबिसाइट में लोगों ने सबने वोट दिया पीडमोंट सार्डिनिया की तरफ। तो पार्मा, मोडेना और टस्कनी अब पीडमोंट सार्डिनिया से जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ पेपल स्टेट्स जो है ना, वो भी कुछ कुछ इटली से जुड़ गए, क्योंकि विक्टर इमानुएल ने अपनी आर्मी भेजी और थोड़े से पेपल स्टेट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो लाइट ग्रीन में है, ये है ओरिजिनल पीडमोंट सार्डिनिया। लोम्बार्डी तो पहले फेज में आ गया था, वेनिस नहीं आ पाया था। अब क्या आ चुके हैं, ये आ चुके हैं पार्मा, मोडेना और टस्कनी, और साथ साथ में ये पेपल स्टेट्स, आधे आधे पेपल स्टेट्स अब आ चुके हैं किसके पास, इटली के पास। तो ये अब एक इटली, संगठित इटली रूप ले रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर तो पूरा एक हो चुका है, नॉर्दर्न इटली एक हो चुका है। अब बचा क्या, ये है पेपल स्टेट्स यहाँ पे बचे हुए, और ये है सिसिली। तो ये मेनली अब बचे हैं। तो अब ये हम फिर से फेज़ 2 में ही आगे बढ़ेंगे। अभी फेज़ 2 चल रहा है। नेपल्स और सिसिली पे किसका राज था, बर्बन वंश का। बर्बन डायनेस्टी ये फ्रांस के राजाओं की रिलेटिव ही थे। नेपोलियन थर्ड जो है उसी का एक रिलेटिव यहाँ पे बैठा था। तो अब कैवूर सीधे सीधे सिसिली पे हमला नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो नेपोलियन द थर्ड नाराज़ हो जाएगा। नेपोलियन की नाराज़गी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नेपोलियन के पास क्या है, आर्मी। फ्रांस के पास है आर्मी। तो इस उत्तर के यूनिफिकेशन के बाद दक्षिण में भी लोगों ने डिमांड उठाई। उन्होंने भी कहा कि हमें भी इटली के साथ जुड़ना है। तो अब इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए ताकि फ्रांस भी गुस्सा ना हो और देश भी एक हो जाए। इसका जवाब था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कौन है, ये गैरीबाल्डी एक भाई साहब थे जो बहुत अच्छे आर्मी सोल्जर थे, आर्मी जनरल थे, और इनका पूरा नाम था ज्यूसेप गैरीबाल्डी। और इन्हें कहा जाता है इटली की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ इटली। तो कैवूर को तो कहा जाता है इटालियन यूनिफिकेशन का ब्रेन, क्योंकि इनका पूरा दिमाग था। कैवूर ने पूरा दिमाग लगा के इटालियन यूनिफिकेशन करवाया। और मैजीनी को कहा जाता है इसका दिल, क्योंकि जो भावना है वो भावना दिल से आती है। और ये भावनाएं किसने शुरू करी थी, मैजीनी ने, यंग इटली ने। ठीक है, तो ब्रेन, हार्ट और स्वॉर्ड। तो गैरीबाल्डी को स्वॉर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने लड़ाई के दम पर बहुत सारे एरिया जीत लिए थे। तो सबसे पहले गैरीबाल्डी ने यंग इटली ज्वाइन किया था 1833 में। यानी किसके साथ थे, मैजीनी के साथ थे, उनके आइडियाज़ से इंस्पायर्ड थे। और इनकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण गैरीबाल्डी को भी देश छोड़ना पड़ा 2 बार, या जैसे मैजीनी को देश छोड़ के जाना पड़ा वैसे ये भी चले गए। इन्होंने जाके अपना मिलिट्री कैरियर कहाँ बनाया, दक्षिण अमेरिका में। तो ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वहाँ पे कई लड़ाइयों में लड़े ये, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर सीखा कि कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर को परफेक्टली किया जाता है। और ये काम आया इनके कहाँ, इटली में। तो ये बीच बीच में 1-2 बार इटली भी आए। और जो मैजीनी अपराइजिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे, याद है यंग इटली में, जब वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बैठकर ये कोशिश कर रहे थे कि इटली में तख्ता पलट हो जाए, वहाँ के जो राज्य हैं, राजा हैं, उनकी सत्ता हटा दी जाए। उन कोशिशों में गैरीबाल्डी भी शामिल था। तो गैरीबाल्डी 1-2 बार बीच में इटली आया, लेकिन हर बार ये नाकाम हो जाते थे और फाइनली इन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन 1854 में गैरीबाल्डी फाइनली फिर से इटली आता है, और इस बार उसे कैवूर ने कहा कि अब आप हमारी मदद करो। तो 1860 में गैरीबाल्डी को कैवूर ने कहा कि आप एक काम करो, जाके सार्डिनिया को जीत लो। तो आप तो हो रेवोल्यूशनरी, आपका तो काम ही क्या है, रेवोल्यूशन करवाना। अब मैं अपनी आर्मी भेजूंगा देश की तो नेपोलियन नाराज़ हो जाएगा, लेकिन आप जाओगे ना सीक्रेटली, तो आप पे मेरा क्या कंट्रोल है, आप तो रेवोल्यूशनरी हो, आपको हम मदद कर देंगे, पैसे दे देंगे, जहाज़ दे देंगे, लेकिन आप जाके सिसिली को आज़ाद करवा दो। तो ये इन्होंने उपाय निकाला फ्रांस की नाराज़गी से बचने का। अच्छा, इनके फॉलोअर्स को कहते थे रेड शर्ट्स। तो इनकी जो आर्मी थी, ये दक्षिण अमेरिका से जो लोग थे, इनके फॉलोअर्स थे, वो सभी लाल रंग के शर्ट पहना करते थे। तो ये है गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी ने क्या किया, देखिए, जहाज़ उठाए, कुछ हज़ार लोगों को अपने साथ लिया और यहाँ से वो चल पड़े कहाँ पे, सिसिली की ओर। सिसिली से पहले उन्होंने सिसिली के आइलैंड पे कब्जा किया, उसके बाद धीरे 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 यहाँ पे और लोकल लोगों को रिक्रूट करते हुए इन्होंने नेपल्स पे भी कब्जा कर लिया। तो कुछ ही महीनों में, 5-6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने सितंबर 1860 तक नेपल्स और इटली को गैरीबाल्डी ने जीत लिया था। लेकिन अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट। गैरीबाल्डी ने उत्तरी इटली के साथ इन्हें यूनाइट करने से मना कर दिया। उन्होंने कैवूर को बोला कि नहीं, मैं दक्षिणी इटली को आपसे नहीं जोड़ूंगा, यहाँ तो एक अलग देश बनेगा, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। तो यहाँ पे अलग देश बनेगा, नेपल्स और सिसिली का। और क्यों अलग बनेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं रिपब्लिक चाहिए, क्योंकि ये तो मैजीनी के आइडियाज़ से इंस्पायर्ड हैं। मैजीनी भी अभी भी जिंदा है, तो मैजीनी चाहता था रिपब्लिक, गैरीबाल्डी भी चाहता था रिपब्लिक, और ये नहीं चाहते थे कि राजा हो। लेकिन कैवूर क्या चाहता था कि पीडमोंट सार्डिनिया का राजा पूरे इटली का राजा बने। तो इसीलिए इनमें थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गई।
तो कैवूर ने क्या करा, अपनी खुद की आर्मी सब भेजनी शुरू करी। अब इन्होंने नेपोलियन को क्या बोला कि अरे देखो, वो आपके रिश्तेदार का जो किंगडम है ना, नेपल्स और सिसली, यहाँ तो एक रेवोल्यूशनरी ने कब्जा जमा लिया है, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आ गया, इसको मैं शांत कराता हूँ। तो एक काम करो, मेरी आर्मी दक्षिण में जाने देना, आप पोप को बोलना कि मैं आर्मी लेकर आ रहा हूँ, पोप अपनी आर्मी ना भेज दे मेरे खिलाफ, क्योंकि पोप को बार बार डर लग रहा था कि अब ये मुझ पर ही हमला करेंगे। तो पोप को इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप पे हमला नहीं करेंगे। फ्रांस के राजा ने उन्हें समझा दिया कि आप इस आर्मी को दक्षिण में जाने देना। तो कैवूर ने अपनी आर्मी भेजी, लेकिन इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती है। गैरीबाल्डी फिर से पलट गए। इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, कैवूर को आप ले लो, आप नेपल्स और सिसली को इटली से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं एक इटली बने, तो अब आप एक ही बनो, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे किंगडम बनेगा, रिपब्लिक नहीं बनेगा, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। फिर शुरू होता है फेज 3। तो अब तक दक्षिण इटली पूरा एक हो चुका है, उत्तर इटली भी एक हो चुका है, बचे क्या है अब सिर्फ, इस मैप में देखिए ये बचा है वेनिस यहाँ पे, और ये रोम के आसपास का इलाका, बस अब ये दो ही बचे हैं। ऐसे माहौल में कैवूर की मौत हो जाती है। कैवूर 1861 में सिर्फ 50 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। कहते हैं इनकी स्ट्रेस रिलेटेड डेथ थी। इन्होंने इतना काम किया, इटली को एक करना, इटली पे राज करना, ये सोता ही नहीं था, ये आदमी दिन रात काम करता रहता था। ऐसी हालत में बीमार पड़ गया और इसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो अब इटालियन यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी किस पर आई? विक्टर इमानुएल सेकंड पे, जो यहाँ पीडमोंट सार्डिनिया का राजा था। तो इसने सबसे पहले वेनिस पे कब्जा करने की कोशिश करी। वेनिस अभी भी ऑस्ट्रिया के अधीन है। और फिर क्या बचा है? दूसरा रोम। तो वेनिस के लिए क्या नीति अपनाई? विक्टर इमानुएल भी अब कैवूर से सीख चुके थे कि क्या अपनाओ, डिप्लोमेसी। तो इन्होंने बिस्मार्क, जो कि प्रशिया का प्राइम मिनिस्टर था, बिस्मार्क से इन्होंने एक डील करी और बिस्मार्क को ये कहा कि हम एक ट्रीटी साइन करते हैं कि अगर ऑस्ट्रिया आप पे हमला कर देता है या फिर आपकी और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हो जाती है तो हम भी ऑस्ट्रिया पे हमला कर देंगे। यानी ये क्या है? ऑफेंसिव अलायंस साइन कर दी इन्होंने। तो अब इटली किसकी तरफ चला गया? प्रशिया की तरफ। और अगर ऐसी कोई लड़ाई में जब ऑस्ट्रिया हार जाएगा तो वेनिस किसको दिया जाएगा? इटली को। ये इनकी डील हुई थी। और इमानुएल और बिस्मार्क दोनों को ये पता था कि ये लड़ाई तो होनी ही है। तो जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई उसके कुछ ही समय बाद में दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। किसके बीच में? प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इन दोनों के बीच में क्यों लड़ाई छिड़ी? ये इनका अपना अलग गेम चल रहा था। ये जर्मन यूनिफिकेशन में दोनों चाहते थे कि हमारे अधीन पूरा जर्मनी एक हो। फिर से बोल रहा हूँ आपको, जर्मन यूनिफिकेशन का वीडियो भी इसके तुरंत बाद देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बैटल ऑफ सोडोवा होती है 1866 में और यहाँ पे किसकी जीत हुई? प्रशिया की। हार किसकी हुई? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया हार गया तो वेनिस, यानी जो इनका एरिया था इटली में, अब वो किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा पीडमोंट सार्डिनिया को। तो इस तरह से वेनिस भी इन्होंने जीत लिया। ये देखिए, ये है इटली, ये है डीप ब्लू में प्रशिया। इन दोनों ने डील करी कि ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया पूरा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ हम एक हो जाएंगे। तो जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया में लड़ाई हुई तो इटली ने भी इन पे हमला कर दिया और बदले में इन्हें क्या मिला गिफ्ट में? ये वेनिस। ये वाला जो एरिया है ना, ये है वेनिस। ये इटली को वापस सौंप दिया गया इस लड़ाई के बाद। तो अब वेनिस भी इनके पास आ चुका है। अब क्या बचा? अब तो सिर्फ ये रोम बचा है। रोम पेपल स्टेट का एक हिस्सा था। पेपल स्टेट यानी वो एरिया जो पोप के अधीन है। पोप को किसकी प्रोटेक्शन मिली हुई थी? फ्रांस के राजा की। फ्रांस में राजा कौन है? नेपोलियन तृतीय। तो 1870 और 71 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक लड़ाई हो गई। किसके बीच में? ये है प्रशिया और ये है फ्रांस। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, फ्रैंको प्रशियन वॉर 1871 में। और इसी लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है बैटल ऑफ सेडान, और यहाँ पे नेपोलियन द थर्ड को बंदी बना लिया गया। इस लड़ाई में नेपोलियन खुद हार गया, यानी फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई यहाँ पे। प्रशिया ने इन्हें हरा दिया, बिस्मार्क की आर्मीज ने इन्हें हरा दिया। तो अब बिस्मार्क से तो इनकी पहले से डील हो रखी थी। किनकी? इटली की। तो बिस्मार्क तो इनके फेवर में था। अब यहाँ पे फ्रांस भी हार गया है ना, तो फ्रांस ने अपनी वो जो आर्मी थी जो पोप की रक्षा के लिए रोम में रख रखी थी, वो वापस बुला ली गई। ये जो प्रोटेक्टिव फोर्स है, ये पोप के पेपल स्टेट्स की रक्षा के लिए फ्रांस ने वहाँ पे तैनात करी हुई थी। इस पूरी आर्मी को फिर से बुला लिया गया क्योंकि लड़ाई में ज़रूरत थी। ऐसे में विक्टर इमानुएल ने अपनी आर्मी भेजी और इस रोम शहर पे अपना कब्जा कर लिया 1871 में। और पोप को उन्होंने क्या कहा कि देखिए, आप वेटिकन सिटी रख लीजिए, छोटा सा एरिया है यहाँ पे, वेटिकन सिटी रोम के अंदर ही। और ऐसा इसलिए किया गया, पोप की ताकत पूरी तरह से क्यों नहीं हटाई? क्योंकि इटली में भी रोमन कैथोलिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट धर्म है। अगर आप पोप के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत ना हो। इसीलिए पोप को एक सॉवरेन बना दिया गया। पोप को कहा कि आप वेटिकन के राजा हो, आप पे किसी का राजा, आप हमारे अधीन नहीं है,
आप वेटिकन के राजा हैं, आप सारे जो कैथलिक्स हैं उनके धर्मगुरु भी हैं और वेटिकन सिटी के भी राजा रहेंगे, आपकी पोजीशन कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आज भी वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है, इटली के अंदर है, रोम शहर के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सरकार किसकी चलती है? पोप की चलती है। यहाँ पे पोप का कानून है, उनकी करेंसी है, सब कुछ अलग है। तो रोम जीतने के बाद ये यूनिफिकेशन प्रोसेस पूरा होता है, रोम को अब कैपिटल बना दिया गया इटली का, और आज भी यही कैपिटल है। मैप के थ्रू फिर से हम देखेंगे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले क्या था? पीडमोंट सार्डिनिया, ये है पीडमोंट सार्डिनिया। पहला फेज, उसमें क्या मिला इन्हें? लोम्बार्डी। वेनिस नहीं मिल पाया। फिर उसके तुरंत बाद कौन से स्टेट्स? पार्मा, मॉडेना और टस्कनी। तो ये तीनों स्टेट जो हैं, इन तीनों में क्या होता है? प्लेबिसाइट। यहाँ पे बगावत हो गई, लोगों ने कहा हमें इनके साथ जुड़ना है, लोम्बार्डी और पीडमोंट सार्डिनिया के साथ। तो यहाँ पे प्लेबिसाइट में इन्होंने सबने वोट डाला इटली के लिए, और यहाँ पे ये भी एक हो गए। फिर उसके बाद ये जो पेपल स्टेट्स हैं, ये भी कुछ कुछ इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये सब चल रहा है। सेकंड फेज में पेपल स्टेट्स भी आ गए, तो अब उत्तरी इटली लगभग पूरा एक हो चुका है। फिर दक्षिण में किसे भेजा गया? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी ने सिसिली पे अपना कब्जा जमाया, उसके बाद नेपल्स जीता, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए मुकर गए कि नहीं, कैवूर को नहीं देंगे हम सिसिली। फिर मान गए। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण इटली एक हो जाते हैं। तो ये सब हो चुका है सेकंड फेज के अंत तक। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम टेरिटरी कहाँ पे आई, तो मैक्सिमम टेरिटरी सेकंड फेज में आई है। मैक्सिमम टेरिटरी सेकंड में ही आई ना, आप देख लीजिए कितना बड़ा एरिया इनको मिला है इटली को। और फिर थर्ड और फाइनल फेज है वेनिस और रोम का। तो ये है वेनिस, ये जीता गया। वेनिस किसकी मदद से? प्रशिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई, उसके बाद इन्हें वेनिस मिल गया। और फिर ये है रोम। रोम इन्हें कैसे मिला? वापस प्रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, प्रशिया और फ्रांस की लड़ाई होती है, फ्रांस ने अपनी आर्मी वापस बुला ली, और अब ये रोम के आसपास के पेपल स्टेट्स भी इनके हो गए। तो ये है पूरा एक रिवीजन, छोटा सा हमने कर लिया है। ये एक और मैप है, इसमें थोड़े से एरियाज़ के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने ये डाला है। तो आपको उस मैप में अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये है पीडमोंट सार्डिनिया, यहाँ पे सेवॉय और नीस भी अच्छे से दिखा रखे हैं, जो कैवूर ने किसको दे दिए थे? नेपोलियन थर्ड को। ये है लोम्बार्डी, ये है वेनिस, पार्मा, मॉडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट्स, और ये है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो अब इटली के यूनिफिकेशन के बाद 1871 में क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहला चैलेंज या सबसे पहली प्रॉब्लम थी रीजनल डिफरेंसेस। तो वैसे तो इनकी भाषा एक थी, काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन अब इतने सालों से ये अलग रह रहे हैं, इतनी सदियों से अलग अलग राजाओं के अधीन रह रहे हैं, तो कुछ तो दिक्कत आएगी। तो अब जो दक्षिण के लोग थे ना, सिसिली और नेपल्स के, वो थोड़े से ज़्यादा प्रॉस्परस थे, तो उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि अब उत्तर पीडमोंट सार्डिनिया के जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हम पे हावी हैं। तो उन्हें ये उत्तर के लोगों का राज अपने पे अच्छा नहीं लगा। फिर वो जो पोप हैं वो हार तो गए थे, लेकिन अभी तक पोप ने इटली को एक देश नहीं माना। उन्होंने नहीं माना कि ये एक अलग देश है, लेजिटिमेट देश है, उन्होंने मान्यता नहीं दी, और ये बहुत सालों तक परेशानी चलती रही। लगभग 50 साल तक पोप ने रिकग्निशन नहीं दी थी। फिर इटली को आज़ादी के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत वाला जो समय था, खास करके 1870 और 1880 का दशक, उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इस गरीबी के कारण कई सारे इटालियंस देश छोड़कर अमेरिका चले गए, और वहाँ पे जाके न्यूयॉर्क जैसे एरियाज़ में बस गए, और अगर वो नहीं बसते तो हमें गॉडफादर जैसी मूवी देखने को नहीं मिलती। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट और टैक्सेस बढ़ते गए, इसके कारण कई शहरों में दंगा हुआ, कई जगह हिंसा हुई। तो ये परेशानियाँ किसी भी नए संगठित देश में आती हैं। एक बार अनएम्प्लॉयमेंट होगा, टैक्सेस ज़्यादा होंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हर देश में देखा गया है, और इटली में भी ऐसा ही हुआ। और देश सफल होगा या नहीं, वो इस पे निर्भर करता है कि इन परेशानियों से सरकार कैसे निपटती है, और इसीलिए हमें चाहिए अच्छे नेता, अच्छे पॉलिटिशियंस, जो कि इन प्रॉब्लम्स को समझ सकें, उनका निपटारा अच्छे से कर सकें। फिर इटली ने थोड़ा सा मजबूत होने के बाद अपने आप को एक इंपीरियल पावर बना दिया है। इन्होंने भी अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करी। तो कहाँ तो ये आइडियलिज्म की बातें करते थे कि देश को एक होना चाहिए, विदेशियों को हमारे ऊपर राज नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये ताकतवर हुए, इन्होंने भी दूसरे लोगों पे राज करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी अफ्रीका में अपना एम्पायर बनाया, इथियोपिया पे इन्होंने हमला करने की कोशिश करी, लीबिया वाले एरिया पे इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया। तो इस तरह से इटली भी एक इंपीरियल पावर बन गया। अफ्रीका में उसने कई सारी अपनी कॉलोनीज बना दी। तो ये इटली का इतिहास है यूनिफाई होने के बाद। फिर 1882 में क्या होता है, इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाई। मिलिट्री अलायंस में कौन थे? पहला देश था ऑस्ट्रिया हंगरी, दूसरा था जर्मनी, तीसरा था इटली। इसे कहा गया ट्रिपल अलायंस। और अल्टीमेटली 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो ये ट्रिपल अलायंस भी उसका एक कारण था। तो इस तरह की अलायंसेस बहुत सारी बनती जा रही थी। याद कीजिए, एक अलग और अलायंस थी जो ब्रिटेन फ्रांस के बीच में और रशिया के बीच में थी। तो ये आप देख रहे हैं कैसे वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी हो रही है। तो ये जो 19वीं सदी का इतिहास है ना, ये भी वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ यूरोप को ले गया। तो 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी, उसके बाद 1914 तक लगभग 100 सालों तक
कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो इसे कई बार यूरोप में पीस का टाइम भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई। हाँ, छोटे मोटे युद्ध तो होते रहे, लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नेपोलियनिक वॉर्स, इतने बड़े स्केल पे लड़ाई नहीं हुई। तो कई लोग वियना कांग्रेस को सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कई गलतियां भी करी, जैसे अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को दूसरे एम्पायर्स में डाल दिया। ठीक है, तो ये है हमारे लेक्चर का अंत। अब आपके लिए कुछ मेंस क्वेश्चंस हैं, मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आया इटालियन यूनिफिकेशन पे तो यही क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 4 में से आएगा, पूछा जाएगा। कैवूर का क्या रोल था? दूसरा, क्रीमियन वॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्रीमियन वॉर की जो बैकग्राउंड है वो आपको देना पड़ेगा, और कैवूर ने क्यों अपनी आर्मीज क्रीमियन वॉर में भेजी थी ये लिखना पड़ेगा। फिर गैरीबाल्डी और रेड शर्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, और फाइनली इटली आज़ाद होने के बाद उसने क्या क्या परेशानियों का सामना करा, क्या चैलेंजेस थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।